माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं तुषार भाटिया, आप सबका मैथ एक्सपर्ट, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाटिया ट्यूशन सेंटर बीटीसी पर। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट की, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है आपका, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इतना इजी कंसेप्ट होने वाला है आज का, ये इतना इजी चैप्टर है क्योंकि मैं इसके सारे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, पूरे इंट्रोडक्शन दूंगा इस चैप्टर में, और फिर धीरे धीरे इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मतलब इतना इजी चैप्टर होने वाला है। और एक चीज और बोलनी थी मुझे, क्योंकि देखो मैथ में आपको पता होगा, कोई भी चीज क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें उसके कंसेप्ट के डीप में जाना पड़ता है। बिकॉज सबको पता होगा कंसेप्ट इज अ कैपेसिटी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे किसी भी टॉपिक को लेके, कंसेप्ट क्लियर है तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी यहाँ से क्वेश्चंस को करने की, क्वेश्चंस को समझने की, ठीक है। तो एक चीज अगर को कंसेप्ट इज अ कैपेसिटी टू डू मोर क्वेश्चंस इन अ करेक्ट वे, तो इसलिए आज के टॉपिक को ध्यान से समझना इजी रहेगा। चैप्टर बिल्कुल आसानी से करोगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होने वाला है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फटाफट से कॉपी और पेंसिल लेके एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना चैप्टर। सबसे पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीजें देखेंगे चैप्टर की। और मैथ में एक चीज और याद रखो कि कोई भी चीज अगर हमें कभी नहीं पता होती, क्योंकि अभी चैप्टर हमारा इक्वेशन से रिलेटेड है, तो इक्वेशन वाले चैप्टर में सबको पता है कि हम लेट करते हैं, सारा लेट का गेम है। मान लो हमें किसी की एज निकालनी है, किसी के फादर की एज निकालनी है, किसी की मम्मी की एज निकालनी है, कुछ भी निकालना है, ये निकालना है, उसके पास आइसक्रीम कितनी है, उसके पास पेंसिल कितनी है, नहीं पता नंबर, सिंपल है, लेट करो। लेट द नंबर इज इक्वल टू x y z a b c, जो नंबर तुम्हें जो अल्फाबेट पसंद हो वो रखो, और इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं मैथ में। तो जो मर्जी तुम्हें अल्फाबेट पसंद हो वो रखो, लेट करते हैं, सारी लेट की गेम है। तो सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं इक्वेशन की, कि हमारे इस चैप्टर में जो एक नॉर्मल फॉर्म होने वाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहेंगे, वो किस टाइप से हम इक्वेशन को यूज करेंगे, और ये टू वेरिएबल है क्या चीज। पहले तो ये देखते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है मेरे पास। अच्छा देखो, ये ना आपका फॉर्म रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी इक्वेशन की, कि हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे x और y लिए, ये दो हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पे लेट करेंगे, सारी लेट की गेम है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है मोहित, ये मोहित के फादर की एज है जिसको कि मैंने x लेट कर लिया, ये मोहित की खुद की एज है जिसको मैंने y लेट कर लिया, और ये दोनों के एक अलग टर्म है, ये क्वेश्चंस में देखेंगे इजीली कि क्या क्या बात हो रही है। इतनी चीजें क्लियर होंगी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन को लिखने की, क्योंकि बेसिक चीजें याद रहेंगी तभी आपके कंसेप्ट याद रहेंगे। कंसेप्ट इज अ कैपेसिटी, समझो। अब एक चीज इसमें याद रखो कि a या b कभी भी तुम इसमें जीरो नहीं लोगे, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट में डाल के लिख लो आराम से, क्योंकि a या b कभी जीरो नहीं होंगे। अब यहीं से हम समझेंगे टू वेरिएबल है क्या। ये टू वेरिएबल जो मैंने लिखा है चैप्टर का नाम, ये है क्या, व्हाट इज टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल का हमारे पास मतलब है कि अगर मान लो मैंने a और b में से किसी भी एक को जीरो ले लिया, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आंसर आता है कि भाई जो इसके फादर है उसकी एज जीरो, पहले तो किसी की एज जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर वो बंदा धरती पे है तो उसकी कुछ ना कुछ तो एज होगी, चाहे एक दिन की क्यों ना, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है, एक दिन की एज होगी, जीरो तो नहीं बोलेंगे उसको। तो अगर मान लो हमारी फिर भी यहाँ जीरो आ जाती है, अब देखो मान लो मैंने a को यहाँ जीरो रख दिया, अब इसको मैं x से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो आता है। अब तक यहाँ तो पूरा वेरिएबल ही खत्म हो गया, क्योंकि जीरो आ गया, x वाला पार्ट ही खत्म, तो यानी कि हमारी इक्वेशन ही गलत होगी। ये तो टू वेरिएबल बचा ही नहीं, ये तो वन वेरिएबल बचा। तो इसलिए ये नोट है, a और b इज नॉट इक्वल टू 0, इसको याद रखो हमेशा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब आगे करते हैं फटाफट कुछ टाइप्स देखेंगे इसके, क्योंकि ये चैप्टर में हमारे ग्राफिकल फॉर्म भी आने वाला है कि कैसे कैसे ग्राफ बनाएंगे हम। तो ग्राफिकल फॉर्म के बाद फटाफट से एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है ग्राफिकल बेस में हम कैसे कैसे बना सकते हैं।
इन ग्राफिकल वेज। तो फर्स्ट टाइप है तुम्हारे ग्राफ का, क्या टाइप रहेगा? फर्स्ट रहेगा हमारा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग का देखो क्या मतलब है कि लाइंस आपस में कट हो रही हैं। अभी ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है, लेकिन उसके अंदर जो लाइंस बनी, अभी कहीं भी एक जगह कट हो, जैसे कि यहाँ पे कट हो रही है, ये इंटरसेक्टिंग दिखा रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सेकंड, ऐसा ही ग्राफ तुम्हारा होगा किस टाइप का, क्योंकि इंटरसेक्टिंग है, इसमें सॉल्यूशन किस टाइप के बनेंगे। अभी सॉल्यूशन वगैरह तो डीपली समझेंगे, वैसे लिख लो यहाँ पे कि ये यूनिक सॉल्यूशन दिखाएगा। यूनिक का क्या मतलब है? अकेला, आपने ज्यादा इसके जैसा कोई नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन जो अपने आप में एक है, जैसे कि अभी ग्राफ यहाँ पे कट हुआ तो ये जो पार्ट है एक ही सॉल्यूशन दिखाएगा। यहाँ पे x पहला वेरिएबल होता है, y दूसरा वेरिएबल होता है, x और y, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाएगा। सेकंड है हमारे पास पैरेलल टाइप ग्राफ। अब पैरेलल भी सबको नाम से पता है कि भाई वो आमने सामने की बात कर रहा है, चाहे वो ऐसे बने आमने सामने, चाहे वो ऐसे बने आमने सामने, चाहे इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो, रहेगा वो पैरेलल। पैरेलल में क्या टाइप बनेगा सॉल्यूशंस का? यूनिक सॉल्यूशन तो देखो नहीं, अब हमारा होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है यहाँ। देखो ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों लाइन कहीं कट ही नहीं होंगी तो उसमें सॉल्यूशन होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसमें तुम लिखोगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में तुम्हारे टाइप्स पूछ लेता है कि भाई ग्राफ जो बन रहा है हमारा ये किस टाइप का बनेगा, तो इसमें तुम लिखोगे नो सॉल्यूशन, पहले वाले में लिखोगे यूनिक सॉल्यूशन। और लास्ट हमारा एक टाइप और बचा है ग्राफ का, जिसको हम कहेंगे कोइंसाइड ग्राफ। कोइंसाइड ग्राफ, कोइंसाइड का देखो यहाँ पे क्या मतलब है? कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई और इसके ऊपर आगे दूसरी लाइन, ये है कोइंसाइड ग्राफ हमारा। अब इसमें बनेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशंस, या लिख सकते हो सो मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि कई सारे, अब देखो मैंने अभी बताया था कि ग्राफ पे ये जो सॉल्यूशन में दिखा रहा हूं ये कब बनेंगे, जब लाइन यहाँ पे मीट करती है। अब यहाँ तो देखो कोइंसाइड है, लाइन के ऊपर लाइन आ रही है, यानी कि तो पूरा मीट करते हुए जा रहा है और तुम्हें अलग ही नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है यहाँ तुम्हारे क्या बनेंगे मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट। इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लो, बाकी तुम्हारे चैप्टर करते हैं इसके बाद स्टार्ट। ग्राफिकल वेज एक बार दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन, कोइंसाइड में इनफाइनाइट। सिंपल सा है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, उन लोगों ने तो कर लिया होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लो सारे, फिर आगे करते हैं फटाफट से अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके हिसाब से हमें बनानी है इक्वेशन, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जैसे कि मान लो क्वेश्चन, चलो देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है हमें अपने में पढ़ा हुआ है, यहाँ से मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें। देखो लिखा है आफ्ताब टेलिस डॉटर, आफ्ताब एक बंदा है जो कि अपनी बेटी को कहता है 7 ईयर एगो। अब देखो ये वर्डिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। वर्डिंग क्लियर होगी, क्वेश्चन बिल्कुल मस्त क्लियर होगा। एगो, एगो मतलब क्या? पहले। 7 ईयर एगो तो 7 साल पहले। अच्छा मैंने अभी बताया था कि मुझे इसमें जो चीज नहीं पता होगी मैं सारा रेड कर दूंगा। आगे देखते हैं। वैसे 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, वो कह रहा भाई 7 साल पहले मैं तुझसे 7 गुना बड़ा था। आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला, लेकिन हमें एज तो दोनों की नहीं पता। तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट द एज ऑफ, ऐसे पूरा लाइन लिखना पड़ेगा प्रॉपर वे में, इससे एक नंबर भी कट नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम में। लेट द एज ऑफ आफ्ताब, इसी वे में बता रहा हूँ, इसी वे में एग्जाम में लिखना है, कुछ नंबर कट नहीं होंगे। इसको एक्स ले, एंड लेट द एज, यहाँ पे प्रेजेंट वर्ड ओ डाल देना, प्रेजेंट एज, उससे और ज्यादा क्लैरिटी देगी। लेट द प्रेजेंट एज, कि आज के समय में भाई इसकी इतनी एज है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर, इसको हम लेट कर लेते हैं वाई, दोनों अलग अलग वेरिएबल लेना। आप देखो ऐसे बना के करोगे केस 1। केस 1 तुम्हारा क्या कहता है? सबसे पहले फर्स्ट काम क्या है तुम्हारा? x = y रखना। पहला काम यही है, जो भी हमने दोनों वेरिएबल लिए उसको इक्वल टू में रख दिया। अब केस 1 तुम्हारा क्या बोलता है मुझे? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले।
तो दोनों से टाइम माइनस होगा। अब एक चीज इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक से माइनस कर देते हैं। देखो टाइम हमेशा दोनों के लिए बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई उसके फादर के लिए टाइम बढ़ेगा उसकी बेटी के लिए टाइम ऊपर रहेगा, क्या ऐसा होगा क्या कभी? बिल्कुल नहीं होगा। टाइम बढ़ेगा दोनों के लिए बढ़ेगा, घटेगा दोनों के लिए घटेगा। तो इसलिए 7 साल पहले दोनों के लिए होगा। अब आफ्ताब अपनी बेटी को बोल रहा है, देखो ये लाइन समझनी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हर बार गलती करते हैं, ठीक है। इतने टाइम से मैं एक्सपीरियंस है मेरे को, इतने टाइम का तो देखता जा रहा हूँ मैं, तो बच्चे इस लाइन में जरूर गलती करते हैं। बोला आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, वो अपनी बेटी को कह रहा है कि भाई मैं तुझसे 7 गुना बड़ा हूँ, चलो तुम बताओ। अब ये बोल रहा है 7 गुना बड़ा हूँ, तो 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन 7 में लगाऊं किधर, इधर या इधर, कहाँ लगाऊं? आफ्ताब के साथ या उसकी बेटी के साथ? बस कर दी गलती, आफ्ताब के साथ। वही नहीं करना, यही गलती करते हैं सारे, आफ्ताब नहीं लगाना। देखो क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अब वो पहले ही 7 टाइम है अपनी बेटी की, मैं और 7 टाइम आफ्ताब को ही दे रहा हूँ, तो वो तो 14 टाइम हो गया। उसकी बेटी अपनी जगह पे ही खड़ी हुई है, मैंने भाई आफ्ताब को ही 14 टाइम बना दिया। ऐसा नहीं करना, मुझे दोनों की इक्वलिटी लानी है, इक्वल करना है दोनों। ये ऑलरेडी 7 टाइम्स है, मैं इसको 7 टाइम बना देता हूँ। ऐसा तो कर सकते हैं कि इसकी बेटी को मैंने 7 टाइम बना दिया। अब देखो आफ्ताब अपनी जगह पे फिक्स है, इसकी बेटी का हो गया ये मल्टीप्लाई 7y माइनस 49, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 49, और ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस का 49। इतने में कोई डाउट? अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन एक बार दोबारा देखो। केस 1 में मुझे बोला था 7 साल पहले, तो 7 मैंने दोनों से माइनस कर दिया। 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है कि भाई मैं उससे 7 गुना बड़ा हूँ, तो यानी कि अब मुझे उसकी बेटी को 7 गुना बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं उसके साथ 7 लगा देता हूँ। अब दोनों में हो गई इक्वलिटी, 7 into y 7y, 7 7 से 49, 7y उधर 7, फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट? बिल्कुल ठीक है। अब केस 2 करते हैं, डाउट रहना भी नहीं चाहिए, वो तो साथ साथ पूछो। केस 2 में देखो सबसे पहले भाई x और y इसमें भी इक्वल टू आएंगे, फर्स्ट स्टेप ही तुम्हारा यही रहेगा। आगे बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो अब यहाँ पे टाइम जा रहा है आगे, तो अब करेंगे हम प्लस। अब फिर वो अपनी बेटी को कह रहा है कि भाई आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, मैं तुझसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा 3 साल बाद, 3 गुना बड़ा। अब आप अपनी बेटी को कह रहा है, तो यानी कि फिर से मुझे इक्वल करना पड़ेगा, कर लिया इक्वल 3y प्लस 9, और x प्लस 3 अपनी जगह पे है, x माइनस 3y हो गया, 9 माइनस 3, आंसर आ गया 6। इतने में कोई डाउट? दोनों इक्वेशन क्लियर। अब हमें बोला है क्वेश्चन को मुझे ग्राफिकली अलजेब्रिकली दोनों टाइप से सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली अभी करेंगे, इसके बाद पहले अलजेब्रिकली देख लेते हैं। अब इसके आगे तुम्हें लाइन लिखनी पड़ेगी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, तुम्हें बस जो क्वेश्चन में बोला है करते जाओ, अपना दिमाग मारने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जो क्वेश्चन में बोला है सिंपल वही वही लिखो, क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। ठीक है, क्लियर चल रही है बातें? तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वेशन को रखा, जैसे इवैल्यूएट करके नॉर्मल वही करना है, 7y माइनस का 40, यहाँ से x माइनस 3y इक्वल टू 6। साइन चेंज सबको पता होगा, सेकंड वाली इक्वेशन में जो साइन होता है उसका अपोजिट, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, अपोजिट साइन लगा। बीच वाली इक्वेशन में साइन हटा दो, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा माइनस का 48। ये दोनों तो आपस में कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 4y, माइनस से माइनस इक्वल टू में सेम होता तो बढ़ जाता है, 4 भी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं चलो साइड में, तो y इज इक्वल टू 48/4, यानी कि आंसर क्या आया तुम्हारा, y की वैल्यू 12। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 12। अब इसके आगे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि y का मतलब क्या, मैंने आपकी बेटी की एज निकाली है, लेकिन अब इसके फादर की एज तो बची है, ये वाली साइड इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट करनी पड़ेगी वैल्यू, बस। उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा अलजेब्रिकली सॉल्व, फिर ग्राफिकली करेंगे। तो y की वैल्यू आ गई 12। अब पुट वैल्यू ऑफ
y निकाला है हमने इन इक्वेशन। अब ये तुम्हारी मर्जी रहेगी, तुम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो फर्स्ट या सेकंड में से। तो मैं कैसे कर देता हूँ, सेकंड में कर देता हूँ ज़्यादा इजी। x माइनस 3 y की जगह पे 12 और यहाँ पे 6। अब 12 की जगह 36 उधर जाएगा, प्लस का हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 42, यानी उसके फादर की एज है 42 और उसकी बेटी की एज है 12। कोई डाउट? बिल्कुल ठीक। चलो अब फटाफट से इसको ग्राफिकली देखते हैं। एक मिनट पहले मैं दोनों क्वेश्चन नोट कर लूं, फिर उस साइड पे इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इतना प्यारा कंसेप्ट है यार ये। इस चैप्टर से इजी ना मुझे कोई 10th में कोई चैप्टर नहीं लगता। ऐसा लगा पाता है मुझे सारे चैप्टर इजी लगते हैं मैथ के, लेकिन इस चैप्टर से इजी तो नहीं है, क्योंकि अभी आगे एक तुम्हारा इसके बाद हम एपी चैप्टर करने वाले हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ट्रिगो में तो सबसे ज़्यादा बच्चों की ऐसे दिक्कत रहती है, पता नहीं क्या दिखा दिया उनसे ट्रिगो में, वो भी कुछ नहीं है, ट्रिगो भी देखेंगे आराम से। तो देखो अब मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं इसके ग्राफ के लिए बॉक्सेस बना लेता हूँ। ये बनाने बहुत जरूरी है बॉक्स। यहाँ पे देखो x और y अपनी जगह पे है, मैं रखूंगा इसके 3 सॉल्यूशन, 3 मिनिमम है जो कि तुम्हें रखने पड़ेंगे। ये एक इक्वेशन का हो गया, ये दूसरी का हो गया, दो बॉक्स इकट्ठे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी x और y रखा। आप पहले वाली इक्वेशन को उठाएंगे, ये वाली इक्वेशन को। अब देखो इसमें लेट करने गया तो तुम कुछ भी लेट कर सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम लेट करो। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पे 0 लिख देता हूँ, साथ साथ फिल करते हुए जाना है। x की जगह 0 उठाया, पहली इक्वेशन की बात हो रही है, अभी दूसरी की बात नहीं कर रहा, तो पहली में 0 रखो x की जगह। x की जगह अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, ठीक है। अब यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल, देखो ऐसे करके दिखाता हूँ, 0 माइनस 7 माइनस का फर्क। अब 0 यहाँ से क्लियर, माइनस माइनस कैंसिल, 7 डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6। ऐसी वैल्यू रखो जो तुम दिमाग में सॉल्व कर पाओ। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पर ले लेता हूँ सीधा 7 प्लस का, माइनस में भी ले सकते हो तो 7। अब देखो यहाँ x की जगह मैंने लिया 7, यहाँ से देखो x की जगह 7। अब इस 7 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का 7 हो गया, यानी कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या कहते हैं यहाँ से उस साइड में इसलिए नहीं आ रहा, ग्राफ की जगह छोड़ दिया मैंने वो, फिर दोबारा इरेज करना पड़ेगा। तो x की जगह मैंने लिया 7 माइनस 7 माइनस का 5, तो ये वाला माइनस का 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये हो गया माइनस का 49। अब माइनस माइनस कट y की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। पॉइंट में भी वैसे निकाल सकते हो अगर डिजिट को वैसे लेते हो। यहाँ जैसे मान लो मैं माइनस का 7 रख लेते हैं, चलो ठीक है। माइनस का 7 रखने से क्या हुआ, ये उधर जाएगा, प्लस का हो गया। यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास 35, वो भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इसी तरह मुझे सेकंड इक्वेशन करनी है, इसमें भी सेम 0 रखेंगे, ठीक है। अब बारी है सेकंड इक्वेशन की, बिल्कुल इसी तरह से बता रहा हूँ, उससे इजी तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। कोई मर्जी से बुक ले लो, इससे इजी मिलेगा। तो x की जगह मैंने रखा 0, 3 आया डिवाइड में, वैल्यू आ गई। तो दिमाग में करना सीखो, जैसे कि इसकी वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहले वाला। अब इसी तरह हम निकालेंगे सेकंड में मुझे यहाँ पे क्या बोला है, मान लो मैं कुछ भी यहाँ नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस बार मुझे 6 दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे चलो 3 ले लेता हूँ। x की जगह मैंने रखा 3, तो 3 माइनस 3/6, 3 इधर जाएगा, क्या बचा 3, ये 3 डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरह मान लो मैं यहाँ पे इसका -3 रख देता हूँ, तो -3 3/6, 3 इधर जाके प्लस का हो गया, यानी वैल्यू आई 9 और माइनस का 3 आंसर। कितने में कोई डाउट नहीं होगा। अब ग्राफ देखते हैं फटाफट। यहाँ पे हमेशा 0 आता है, ये दोनों साइड हमेशा y होती है और ये दोनों साइड हमेशा x होती है। ये कुछ बेसिक चीजें थी इस ग्राफ की। ये साइड हमेशा प्लस की है, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता लेकिन फिर भी एक बार देखो, ठीक है।
अब जो मुझे नंबर लेट करने हैं, देखो मैक्सिमम नंबर x में जा रहा है 7, प्लस में भी माइनस में भी, तो तुम वहीं तक बनाओगे जहां तक मैक्सिमम बोले, इसे तुम्हें इजी रहेगा। पहले देख लो 2 3 4 5 6 7, ऐसे इस तरफ -1 -2 -3 4 6 और 7, ठीक है, माइनस में हो गया। ऐसे ही अब यहाँ y में हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 6 तक है, ठीक है, 1 तो ये भी साथ में बना लेते हैं 8 6 7, ठीक है। ऐसे यहाँ -1 -2, वैसे इसकी और नीड नहीं है लेकिन चलो कोई बना लेते हैं। अब देखो जैसे जैसे तुम्हें बोला है वैसे प्लॉट करते जाओ, उसको प्लॉटिंग कहते हैं। जैसे x की वैल्यू है 0, 0 होना यहीं पे आएगा हमेशा, लेकिन सेकंड केस के सामने वाला देखो y है 6, अब y पे आएगा 6 यानी कि इधर, ठीक है, ऐसे सर्कल करते जाओ इजी रहेगा। x की जगह है 7, y की जगह है 7, इसके बिल्कुल सामने यानी कि कुछ इधर। x की जगह है -7 यानी कि अब इधर की बात हुई है, और y की जगह है 5 यानी कि इधर। देखो फर्स्ट लाइन तुम्हारी कितनी प्यारी बनी है। अब चलो अभी आगे एक चीज और बताऊंगा, पहले सेकंड भी प्लॉट कर लेते हैं। x की जगह है 0, y की जगह है -2 यानी कि इधर। x की जगह है 3, y की जगह है -1 यानी कि इधर। x की जगह पे -3, y की जगह पे -3 यानी कि कुछ इधर। एक बन गया हमारा ये। अब तुम ग्राफ पे बनाते ग्राफ के तौर पे और ज्यादा परफेक्ट बनता, अभी वैसे परफेक्ट बना है, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे एक चीज और करनी है, दोनों हमने लाइन बना ली, ड्रॉ हो गया, अब इसका टाइप लिख दो और एक चीज ये लिख दो, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ दे रखी है, जैसे कि x - 7y = -42। इससे क्या टीचर को इजी रहेगा चेक करने में, उसको पता रहेगा हां भाई ये वाली इक्वेशन का यही ग्राफ होगा। और सेकंड वाली है x - 3y, इसको यहां रख दो, x - 3y = 6। इसको चाहे तुम लाइन के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, तभी मैंने दोनों फॉर्म में लिख के दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर नीचे भी, ठीक है। मेन हमारा इतना हो गया, ग्राफिकली हमने प्लॉट कर लिया। अच्छा किस टाइप का ग्राफ है तुम बताओ? पैरेलल है, बिल्कुल सही। यही तो करना होता है, कांसेप्ट क्लियर रखो। कांसेप्ट इज अ कैपेसिटी, कैपेसिटी तभी तुम्हारी बढ़ेगी क्वेश्चंस की, है ना, कांसेप्ट क्लियर होंगे तो पैरेलल हो गया, बिल्कुल सही है। पैरेलल में कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बताओ? नहीं गलत है, तुम बताओ। हाँ तुम्हारा सही है, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि पैरेलल है ना भाई, ये तो आपस में क्रॉस करेंगे ही नहीं कभी, तो इसमें कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। इस चीज को क्लियर रखो, ठीक है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अब अपने अपनी बुक में फिर से देखो। सेकंड क्वेश्चन का कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 की, ठीक है। एंड लेटर उसके बाद वो एक अनदर बैट खरीदता है, सिर्फ आप बोला है तो यानी एक ही बैट, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1300 रुपए। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन सेम अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है आपका, समझ जाओगे तो देखो बहुत इजी है, क्योंकि कंसेप्ट इज कैपेसिटी टू लर्न टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो कंसेप्ट क्लियर रखो, कैपेसिटी क्वेश्चंस करने की अपने साथ आएगी आपके अंदर, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं आंसर नंबर 2। अब इसमें हमारा सेम है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द, अब यहाँ पे आपको बोला है प्राइस, ठीक है, लेट द या प्राइस लिखे या चलो नंबर लिख देते हैं, नंबर ऑफ बैट, लेट द नंबर ऑफ बैट एंड लेट द नंबर ऑफ बॉल, ठीक है। तो केस नंबर 1 आपका क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे केस नंबर 1, आप देखो आधे बच्चों ने अपने अपनी कॉपी में बना भी लिया होगा, और नहीं बनाया तो एक बार देख लो। देखो 3x, क्योंकि मुझे क्या बोला है यहाँ पे 3 बैट्स और बैट को मैंने लिया है x, प्लस क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 6 बॉल है और बॉल को मैंने y लिया है तो 6y। ये हमारे आते हैं बच्चों 3900 की, जो कि है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इतने में कोई डाउट नहीं होगा। तो केस नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। केस नंबर 2 आपका क्या कहता है? अ बैट बना ओनली x या 1x लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। 3 बॉल्स ये आती हैं बच्चों आपकी 1300 रुपए, हो
हो गई दो इक्वेशन। अब अगर मैं इनको ग्राफिकली सॉल्व करता हूं दोनों तो तुम लिखोगे क्या लाइन यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों को करते हैं सॉल्व बिना टाइम वेस्ट करें। 6y इज इक्वल टू 39 100, ऐसे इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आया x प्लस 3y। अब सिंपल वही साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। तो यहाँ पे अब देखो कुछ भी लेकिन आपका कट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x से x कट हो रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ कट नहीं हो रहा। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, जब एक चीज कट ही नहीं हो रही तो इसको हम लाएंगे इक्वल। अब इक्वल कैसे करेंगे, अभी मेथड का नाम आगे देखेंगे ध्यान से, लेकिन फिलहाल मैं आपको अभी ऐसे बता देता हूँ। वैसे मेथड आपका एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। पहले सब्स्टिट्यूट होगा, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज होगा। तीन मेथड भी आएंगे। एक मेथड लेकिन आपका शायद कट है, वो मैं देखूंगा एक बार पहले। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। पहले देखो इसको करना है एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मुझे इन नंबर्स को करना है सेम। अब जैसे मान लो मुझे x को करना है यहाँ पे सेम, किस साइड से देखो, जैसे मान लो मुझे x को करना है सेम। ठीक है बच्चों, तो x को सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ 1, तो इस 1 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, एंड इसके साथ 3 है, इसको नीचे वाली से मल्टीप्लाई। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों, अब तुम किसी को भी कर सकते हो, x या y, तुम y को अगर से इक्वल करोगे तो y के नंबर को देखो अपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 6 है ऊपर वाली, तो नीचे वाली इक्वेशन को पूरे को 6 से मल्टीप्लाई। नीचे 3 है तो ऊपर वाले पूरे को 6 से मल्टीप्लाई। सिंपल सा कांसेप्ट है, तो वही लगाना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ मल्टीप्लाई 1 पूरी इक्वेशन से, मल्टीप्लाई 3 पूरी इक्वेशन से। तो 1 को अगर मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर वही सेम आएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी करो नंबर आते हैं सेम। नीचे वाला हुआ 3 से, तो ये आ गया 3x, ये आ गया आपका 9y, एंड ये आ गया आपका 13 3 39 100। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये तो आपका हो गया कट, बात रही इसकी, ये भी हो गया कट। अब यहाँ आपके बचे माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हमारी 0 आ गई यहाँ से। y की वैल्यू 0 का क्या मतलब समझ रहे हो आप लोग कि y की नंबर ऑफ बॉल, ये नंबर ऑफ बॉल तो कुछ आई नहीं। अब अगर मैं नंबर ऑफ बॉल को यहाँ पुट करता हूँ, मान लो किसी भी इक्वेशन में से, मान लो ऊपर वाली में कर दूंगा तो मैं, तो 3x + 6 यहाँ 0, तो मेरा आंसर आएगा 6 × 0 0 ही होता है। तो x = 3900 डिवाइड बाय 3, यानी कि आ गया 1300, यानी x की वैल्यू 1300। ठीक है, y यहाँ से आपका आया 0, x यहाँ से आपका आया 1300। अब ये हो गया आपका अलजेब्रिकली सॉल्व। ठीक है, वैसे 0 का मतलब मैंने क्या बताया था कि x या y, देखो मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन बोली थी कि x या y में से कोई भी 0 नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यानी कि वो तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो सेम केस होगा, 2 वेरिएबल बना ही कहाँ हो, एक वेरिएबल तो खत्म हो गया आपका वैसे, तो यानी कि नो सॉल्यूशन लिखोगे आप सिंपल। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे लेकिन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ ध्यान से समझना ये वाला पार्ट कि x की y की वैल्यू 0 आ गई, और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था x या y में से कुछ भी 0 होगा तो वो आपका 2 वेरिएबल नहीं बचेगा, वो आपका 1 वेरिएबल रह जाएगा, जो कि हमारा चैप्टर ही नहीं है। हमारा चैप्टर है 2 वेरिएबल। तो इसको आप करेंगे हम ग्राफिकल मेथड। ग्राफ वही सेम 0 xy बनाया, सबसे पहले इसका बॉक्स सॉल्व करते हैं। x बाय y, सिंपल सा वही 3 सॉल्यूशन बनाने हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहली इक्वेशन मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब 0 मैंने रखा तो 3 × 0 0, 6 डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3900/6, 6 6 36 अच्छा, मैं ना छोटे नंबर भी नहीं रख सकते, आप बड़े नंबर भी रख सकते हो। 100 रख लो, मान लो बड़े नंबर रखो, या 100 लिख लो, 1300 है ना, 6 से काट 300 रखो, ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे एक मिनट x की जगह 3 रखा ना, 100 ही रखा। ठीक है,
अब देखो x की जगह अगर मैं 100 रखता हूँ तो 300 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3900, ठीक है। 300 उधर जाके माइनस हुआ यानी 3600 बचा। तो y इज इक्वल टू 3600 डिवाइड बाय 6 यानी कि आपका आंसर आ गया 600। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका 200 अगर मैं रख दूँ तो ये हो जाएगा 600, हाँ 300 रख देते हैं, ठीक है। तो 300 into 3 900 हो गया एंड 900 उधर जाके माइनस होगा तो 3000 बचेगा और डिवाइड बाय 6 है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 500। तो पहले इसी टेबल को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर्स भी क्योंकि मैंने बड़े बड़े लिए हैं तो आप प्लॉटिंग भी बड़ी बड़ी करोगे। सिंपल 100 की गैप में रखो, 100 200 300, ये नहीं कि 1 2 3 डाल रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर 650 तक है तो 700 तक प्लॉट करेंगे। ऐसे यहाँ पे 100 200 माइनस में कुछ भी नहीं है तो मैं माइनस वाले अभी नहीं डाल रहा फिलहाल, ठीक है। अब जैसे x की जगह 0 y पे 650 यानी कि 600 और 700 के बीच में, x पे 100 y पे 600 यानी कि कुछ इधर, y पे 300 सॉरी x पे 300 y पे 500 यानी कि कुछ इधर। तो एक लाइन तो बन गई, बच्चों इसकी ऐसे स्ट्रेट लाइन है जो कि। अब इसी तरह अगर मैं सेकंड टेबल बनाऊं, सेकंड टेबल देखते हैं अब सिंपल क्या होने वाला है। सेकंड टेबल हमारा, सेकंड टेबल में ऐसे बड़े बड़े नंबर प्लॉट करेंगे, इजी रहेगा। ये वाली इक्वेशन x + 3y = 1300। यहाँ पे भी वैसे ही एक बॉक्स बनाओ। सबसे पहले तो मेन काम है आपका ग्राफ में यही है, x और y रखा, 3 सॉल्यूशन, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है भाई। x की जगह 0 पहला नंबर तो यही रखा और बहुत इजी पड़ता है। तो y = 1300 डिवाइड 3। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 433.3 पॉइंट भी रख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। अब x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 100 रख दूँ ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। 100 रखने से क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस 1200 तो y = 1200/3 यानी कि आपका आंसर आ गया 400। और अगर मैं एक बार x की जगह पे रख देता हूँ आपका ठीक है 400 रख देते हैं, 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी कि आ बचे 900 और y = 900/3 तो आपका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है। अब नॉर्मली इसको प्लॉट करेंगे, x की जगह 0 है, y की जगह 433 यानी कि कुछ 450 के अराउंड यहाँ पे आएगा। x है आपका 100, y है आपका 400, ये कुछ यहाँ आएगा और x है आपका 400, y है आपका 300 यानी कि आपका कुछ यहाँ आएगा। तो ये लाइन भी अगेन पैरेलल बन गई। पैरेलल का क्या मतलब बताया था कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगी, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन आई होप समझ आ रहे होंगे, आने भी चाहिए क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट चल रहा है अभी तक हमारा। अभी तो चैप्टर और इंटरेस्टिंग होगा आगे धीरे धीरे क्योंकि जब 3 मेथड्स करोगे उसमें एजीएस वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी इस चैप्टर की, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले चैप्टर है, फ्रैक्शन वाले, मतलब बहुत इजी और बहुत सारे लेंथी टॉपिक्स हैं इसमें एक तो ये चैप्टर ध्यान से करना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन बचा है पहले एक्सरसाइज का, वो भी आंसर नंबर 3 आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, पहले इसको ध्यान से समझो। कॉस्ट आपको दे रखी है 2 किलो सेब की और 1 किलो ग्रेप्स की, ठीक है। ऑन अ डे was found to be 160 रुपए की बिकती हैं दोनों चीजें मिला के। एंड आफ्टर अ मंथ, अगर हम 1 महीने बाद चेक करें तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स 300 रुपए। तो रिप्रेजेंट वही सेम क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको समझते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो पहले तो ये समझेंगे कि लेट, वही गेम चल रही है हमारे लेट के आंसर नंबर 3, लेट द एप्पल्स, अगर मैं एप्पल्स को x मान लूं एंड अगेन लेट द कॉस्ट
ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल टू y मान। तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, 2 kg एप्पल्स थे तो केस नंबर 1 2x प्लस 1 kg हमारे पास ग्रेप्स थे तो 1y इज इक्वल टू हमें कॉस्ट दे रखी है 160 रुपए। एंड सेम केस नंबर 2, इसमें हमें दे रखे हैं 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स, तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले अगर हम इसको ग्राफिकली करते हैं या अलजेब्रिकली, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, तो अगर हम पहले ग्राफिकली करते हैं तो x एंड y वही सेम प्रोसेस एंड नथिंग एल्स, x की जगह 0 इन इक्वेशन नंबर 1, x की जगह 0, तो x की जगह मैंने डाला 0, यानी कि ये नंबर पूरा 0 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू अगेन 160, ठीक है, करके भी जाना है, ऐसे दिमाग में हो रहा है, यहाँ 0 था तो y की वैल्यू सीधी सीधी 160। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह ले लेता हूँ, मान लो 10 ले लेते हैं, हाँ चलो 10 ही रखते हैं, ठीक है, तो 10 into 2 20 का जाएगा 140, यानी y की वैल्यू आ गई 140। एंड यहाँ पे मैं 20 रख लेता हूँ, अब तो 40 हो गया, यानी कि 120। पहला टेबल आपका बन के तैयार, बहुत ही शानदार तरीके से। तो इसी तरह सेकंड टेबल देखते हैं आपका, अगेन शानदार तरीके से। x की वैल्यू रखेंगे 0, तो 4x यानी कि अगेन 0, एंड ये अगर डिवाइड में तो y की वैल्यू आ गई 150। अब अगर मैं x की जगह पे रख दूं यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 40, यानी कि आपका आंसर देखो यहाँ पे आने वाला है 300 माइनस 40 260 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ जाएगा 130। ठीक है, कटिंग फास्ट रखो बच्चों, थोड़ी फास्ट कटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर स्लो कटिंग होगी, मतलब आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी की छोटे बच्चों की तरह प्लस माइनस करके देखनी पड़ रही है, तो समझ लो भाई बेकार चल रहा है बहुत ज़्यादा मामला। तो इसको पहले आप अपना रेगुलर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस किसकी करोगे, नॉर्मल प्लस माइनस जो आपको मन में जो मर्जी क्वेश्चन, छोटे छोटे डिजिट, मान लो जैसे कोई भी बच्चा होगा बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, जो आपको डिजिट अच्छी लग रही है उठाओ, लिखो, बिना कैलकुलेटर की हेल्प के करो उसको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके देखो, ठीक है। रोज के आप 10-10 क्वेश्चन एक तय कर लो कि भाई रोज 10 क्वेश्चन प्लस के करने हैं, 10 माइनस के, 10 मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड, और किसी से चेक करवाओ, चाहे अपने फ्रेंड से कराओ, चाहे अपना बड़ा भाई बहन है कोई उससे, चाहे छोटे से भी कराओ अगर वो ज़्यादा समझदार है तो, ठीक है। मतलब लेकिन प्रैक्टिस रोज करो, रेगुलर करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं आएगी क्वेश्चंस करने की, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो पहले, ठीक है। कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं 10th क्लास में हो जाते हैं, फिर भी प्लस माइनस एक छोटा छोटा करके देखते हैं वहाँ साइड में, जो कि नहीं होना चाहिए, दिमाग में करना चाहिए बच्चे को इतने बड़ी क्लास में आपको, ठीक है। तो 80 यहाँ पे माइनस होगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 220, तो आंसर आएगा 110, ठीक है। आपके दोनों टेबल बन के रेडी हैं, अब फटाफट से अपना इसको ग्राफ को प्लॉट करके, ठीक है। कंसेप्ट्स जितने ज़्यादा क्लियर रखोगे, मैथ उतनी ही इजी रहेगी। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो देखो अब ये आज के समय में तुम कैसे होगे, जैसे अब कई सारे बच्चे जिम भी जाते हैं, ठीक है, 10th या 9th में जाना शुरू कर देते हैं, नहीं जाते वो भी उनको पता होगा कि जो आदमी जिम जाता है, ठीक है, जिम जाएगा या एक्सरसाइज घर में भी कर रहा है, आगे क्या करता है वो डाइट लेता है, अपनी प्रॉपर डाइट होती है। डाइट का क्या मतलब है, वो उसका होमवर्क है। सेम वही चीज आपकी स्कूल और ट्यूशंस में चल रही है, आपको स्कूल और ट्यूशन काम दे रहा है, ठीक है, उसने स्कूल में कंसेप्ट कराया है टीचर ने, अब टीचर ने कंसेप्ट कराया, आपका क्या फर्ज बनता है कि आप घर जाके अपना होमवर्क करोगे। होमवर्क का क्या मतलब है कि वो चीज दोबारा रिपीट होनी चाहिए, जब वो चीज रिपीट ही नहीं होगी तो आपके दिमाग में वो चीज आई कैसे, मतलब बैठेगी नहीं ना दिमाग में। वही सेम चीज जिम का कंसेप्ट चल रहा है, जिम में बंदे जाते हैं बॉडी बनाते हैं, बॉडी कैसे बनती है, जब घर आके डाइट आपकी प्रॉपर होगी तब। जब आपकी डाइट ही प्रॉपर नहीं है, आप वहाँ पे जाके 5 किलो या 50 किलो का डंबल उठा लो, बननी नहीं बॉडी, जितना मर्जी तुम लगा लो,
जब तक सबको पता है, जब तक आप प्रोटीन नहीं लोगे, डाइट अच्छी नहीं लोगे, तब तक आपका नहीं बनेगा कुछ भी बॉडी बड़ी। तो वही चीज यहाँ पे है, जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे, जैसे डाइट आपका एक होमवर्क है, ऐसे ये भी आपका एक होमवर्क है, ठीक है। तो जितना आप खेल कूद और उस सब फोन्स वगैरह में, इन सब में उनको प्रायोरिटी फर्स्ट देके बैठे हो, थोड़ी स्टडी को भी प्रायोरिटी देके रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बिल्कुल छोड़ के और वहाँ सारे जाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अपना स्टडी को मेन रख के चलो, मेन प्रायोरिटी। बाकी सब चीज़ें साइड है, ये तो बॉडी तो बनती रहेगी, बाद में भी गेम्स बाद में चलती रहेंगी, फोन भी चलते रहेंगे, रीलें बाद में स्क्रॉल हो जाएंगी, लेकिन एक बार ये टाइम चला गया दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो होमवर्क पे ज़्यादा ध्यान दो, होमवर्क इज मेन। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, ठीक है। लाइव एग्जांपल से देखा करो सारी चीज़ों को मिला के, जो आपके डेली लाइफ में चल रहा है, तब ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर पाओगे। अब इसको 20-20 के गैप पे हम रखते हैं, 20, 40, 60, मैक्सिमम नंबर है हमारे पास 160, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बनाएं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास x0 y 160, यानी कि इधर आ गया x 10 यानी कि 20 से थोड़ा कम, y 140 कुछ इधर, x 20 y 120 कुछ इधर। फर्स्ट, सेकंड है x0 y 150 यानी कि कुछ इधर, x 10 y 130 यानी कुछ इधर, और x 20 एंड y इज 110, ये कुछ इधर। अब देखो ये कुछ आपका इंटरसेक्टिंग सा बन रहा है, ये लाइन इधर से ऐसे आई यहाँ बन गई, ये लाइन इधर से ऐसे यहाँ बन गई। इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब बताया था मैंने, कि जिसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ पे भी दोनों कट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x जैसे क्या आ रहा है यहाँ 30, y क्या आ रहा है यहाँ पे 90, ठीक है, अराउंड 90 मान लो, ठीक है। इसका आंसर आपका 40 और 90। पहला हमेशा x आता है तो x ये रहा, और दूसरा हमेशा y आता है, तो 40 और 90 क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, सिंपल सी बात है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, और वो चीज याद रखना होमवर्क वाली, ठीक है। जैसे जिम्स का, क्योंकि सबको पता है, तभी मैंने जिम का एग्जांपल लिया और सबके दिमाग में बैठ भी गई होगी बात, कि डाइट जितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी बनाने के लिए, होमवर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना मस्त स्कूल में टॉपिक चल रहा है, आधे बच्चे उसमें भी सो रहे होते हैं और उनको पता नहीं है क्या चल रहा है, घर आके फिर अपना मस्त सो रहे हैं, फोन चला रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, फिर बाद में ऐसे कहते हैं कि टॉपिक कब हो गया क्लास में, ठीक है। तो थोड़ा आंखें और दिमाग खोल के रखा करो, ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ट्राई करा करो, ठीक है। 10th क्लास है, बड़ी क्लास है, और रोज के जिम की बेसिक जो मैथ प्लस माइनस है वो भी क्लियर नहीं है, वो उसको रोज की प्रैक्टिस करो, 10-10 क्वेश्चन रोज के, और जिनके ये सब छोटे मोटे टॉपिक क्लियर है वो थोड़ा अपने बाकी क्वेश्चंस पे आओ, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स लो। तो अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई है, सेकंड एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरा मेन मोटिव क्या रहता है मेरी वीडियोस का, कि मैं किसी मतलब ऐसे बच्चे तक अपनी वीडियो पहुंचा पाऊँ जो कि मतलब जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उसके ट्यूशन का खर्चा, उसके स्कूल का खर्चा। तो मेन आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। शेयर करो अपने से, किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर लो, और उससे भी यही बात बोलो कि भाई तू भी आगे किसी एक फ्रेंड को शेयर कर, क्योंकि जब शेयरिंग चलती रहेगी तो किसी ऐसे बंदे तक जरूर जाएगी ये चीज़, ठीक है, जिसको भी इसकी सही में जरूरत हो। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में भी किसी ने कमेंट करा था, मतलब ऐसे थैंक मैं लिख के कि भाई आपकी वीडियो से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितने बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते सबके पास जानी चाहिए वीडियो, और जो कर सकते हैं उनको तो एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, अच्छी बात है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज कहीं से मिले कमी होती है, तो शेयरिंग करनी है सबने खुल के, ठीक है, शर्माना नहीं है इसमें। और जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना, ठीक है। ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन तो कमेंट में पूछ सकते हैं या डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती है अगली एक्सरसाइज के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।